Syllabus and PYQs are most important thing for mains. So in this video, we are going to analyze PYQs of agriculture optional of last 10 to 15 years. ठीक है, so let's get started. तो हम स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स से. सबसे पहले दिस इज़ द सिलेबस ऑफ द जेनेटिक्स. हमको वी शुड बी थोरो विद द सिलेबस बिल्कुल याद होना चाहिए. ठीक है, तो ये सिलेबस है. अब हम सिलेबस के एक एक जो पार्ट है उसमें जो भी क्वेश्चन आए हैं उसका एनालिसिस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले ये ट्रेंड्स हैं मार्क्स के. ठीक है, जो कि लास्ट 11 ईयर्स के ट्रेंड्स हैं. सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या है. ये 2022 है, 2021 है. इसमें CSC और IFS में कितने क्वेश्चंस आए. ये 20 मार्क का, 20 मार्क का, 10 मार्क का, 20 मार्क का क्वेश्चन आया. ये टोटल 70 मार्क्स बनते हैं. ठीक है, इसी तरह से 35, 75 अलग अलग. तो जब हमने इसका एवरेज निकाला तो एवरेज 62 मार्क्स है. अब ये हमको देखना है कि 62 मार्क्स इसमें जो एवरेज है वो 62 मार्क्स है. तो 62 मार्क्स आउट ऑफ 400 देखना है. क्यों? क्योंकि हमारा जो ऑप्शनल का पेपर होता है उसमें वेटेज जो होती है वो 400 मार्क्स की होती है. तो हमको 400 में से 250 करना होता है. लेकिन जो हम मार्क्स यहाँ पे गिन रहे हैं, हम मार्क्स जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो हम 400 में से कर रहे हैं, क्योंकि 8 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स का. ओके, ठीक है. तो हम देखेंगे कि 62 मार्क्स जो आ रहे हैं वो आउट ऑफ 400 आ रहे हैं. ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 30 40 60, तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास 15% बन रहा है. ठीक है, तो 15% यहाँ पे अगर हम UPSC का देखें, CSC का, तो ये इतना बन रहा है. इसी तरह AFS का जो है उसमें 33% आता है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. अब सबसे पहले 61 पोर्शन में अगर हम देखें, ये मैंने पहले भी हमारे जो लेक्चर स्टार्ट हुआ है जेनेटिक्स का, तो उसमें ये मैंने पहले भी ये एनालाइज किया हुआ, ये 61 पार्ट वाला. ठीक है, फिर से करते हैं. सबसे पहले इसमें हमने क्या किया, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है. सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन, उसके बाद सेल साइकिल. तो सेल साइकिल और सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन में जो ये वाले इस ईयर में क्वेश्चन आए और इसमें इस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं. ठीक है, तो इसमें अभी तक लास्ट 10 ईयर्स में सिर्फ 2 बार क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं. तो ये PYQs है. अभी हम इसको देखेंगे मतलब सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन वाले पार्ट में से. तो ये ओल्ड वाले, मतलब जो 2012 के पहले वाले, उसको हमने ओल्ड में कंसिडर किया, और ये न्यू वाले. ठीक है, ये न्यू वाले, ये ओल्ड वाले. अब सबसे पहले अगर हम सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन को देखें तो सबसे पहले सेल की डेफिनेशन पूछी जाती है. ठीक है, ये सेल की डेफिनेशन 2-3 बार पूछी गई हुई है. व्हाट इज़ सेल, उसके साथ उसको अटैच करते हैं किसी और के साथ. और उसके बाद डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल भी पूछा गया हुआ है. ठीक है, तो प्लांट्स एंड एनिमल +1 का मतलब है एक बार ये पूछा हुआ है, +1 का मतलब है एक और बार पूछा हुआ है, 2 बार हो गया वो. ठीक है, उसके बाद हम स्ट्रक्चर और फंक्शन देखेंगे. अब सबसे पहले क्या होता है ना, स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों साथ में भी आ सकता है. व्हाट इज सेल, व्हाट आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल्स. उसके बाद अलग अलग भी आ सकते हैं, मतलब जैसे कि स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द लाइफ बताओ, वाई सेल इज नोन एज स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ, और व्हाट आर द मेजर. इसको ऐसे भी पूछते हैं कि जर्नल स्ट्रक्चर और टिपिकल स्ट्रक्चर बताओ प्लांट सेल का या एनिमल सेल का. ठीक है, उसके बाद मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल स्ट्रक्चर ये बताओ. ठीक है, इसी तरह जो टिपिकल फंक्शन पूछते हैं, टिपिकल फंक्शन ऑफ द प्लांट सेल बताओ. ठीक है, देन वी हैव दिस स्पेसिफिक ऑर्गेनेलीज. स्पेसिफिक ऑर्गेनेलीज से क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक. तो सेल वॉल से क्वेश्चन आया हुआ है, और माइटोकॉन्ड्रिया से और प्रोटोप्लाज्म से क्वेश्चन आ चुके हैं. तो सेल वॉल में भी अगर हम देखें तो 2017 और 2020 में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है. वो क्या हुआ है क्वेश्चन वॉज कि मोड ऑफ ओरिजिन बताओ सेल वॉल का, ग्रोथ ऑफ सेल वॉल कैसे होती है, और फंक्शन बताओ सेल वॉल के. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है. अब इसी के बेस पे क्या होता है ना कि सेल वॉल पे अगर क्वेश्चन आया हुआ है तो सेल मेम्ब्रेन इससे मिलती जुलती है, तो उस पर भी ये सब क्वेश्चन अब पूछे जा सकते हैं. तो अगर आपको ये देखना है मतलब ये वाला क्वेश्चन अगर इस तरह का जो सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है, तो आप हमारे लेक्चर जो देख सकते हैं, एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 2 जेनेटिक्स पे कुछ लेक्चर बनाए हुए हैं, तो वो आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको इनके आंसर मिल जाएंगे. ठीक है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्वेश्चन आ चुके हैं. माइटोकॉन्ड्रिया में +1 मतलब 3 टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है. तो इसमें क्या पूछा गया है, पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं इसको. ठीक है, तो और उसके बीच में इनर और आउटर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में क्या डिफरेंस है. तो इसी तरह हम क्या करते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वैसे ही हमारे पास प्रोटोप्लास्ट है, सॉरी प्रोटोप्लास्ट नहीं, क्लोरोप्लास्ट. ठीक है,
तो क्लोरोप्लास्ट पे भी सेम क्वेश्चन आ सकता है, इसको किचन क्यों बोलते हैं और इसके इनर और आउटर में डिफरेंस बताओ। उसके बाद प्रोटोप्लाज्म पे क्वेश्चन आया हुआ है कि केमिकल कंपोजिशन क्या होती है और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताओ प्रोटोप्लाज्म की। तो हम प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म देयर मतलब मिलते जुलते हैं, तो साइटोप्लाज्म पे भी इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो आप उसमें क्या लिखेंगे, ठीक है, तो वो बिफोर हैंड हमको रेडी होना चाहिए, ठीक है। दीज आर द इनसाइट्स, मतलब अब हम ये तो PYQ से हम क्या आइडिया लगा सकते हैं कि आगे क्या क्वेश्चन मतलब आ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये सेम क्वेश्चंस हमारे पास रिपीट हो रहे हैं बार बार, ठीक है। तो ये सेल स्ट्रक्चर फंक्शन, ये 3 बार डायरेक्ट ऐसे आया हुआ कि व्हाट इज़ सेल और सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन बताओ, ठीक है। तो ये था सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन वाले पार्ट से। अब हम देखेंगे सेल साइकिल वाले पार्ट से। तो सेल साइकिल भी 2 बार पूछा हुआ है, व्हाट इज़ सेल साइकिल, ठीक है। तो उसके बाद माइटोसिस सेल डिवीजन में इन्होंने पूछा हुआ है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इंटरफेस। इंटरफेस के डिफरेंट मतलब माइटोसिस के इंटरफेस की जो अलग अलग स्टेजेस है उसके मतलब बताओ हमको स्टेजेस, ठीक है। तो ये 2012 में पूछा हुआ है क्वेश्चन CSC में, और IFS में ये मैकेनिज्म पूछा हुआ है इसका। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन देखना है तो आप हमारे वही जो लेक्चर बनाए हुए हैं इस पर देख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे 62 नोट्स नंबर 62 का मतलब, अब ये अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो नोट्स नंबर ये क्या है, ये मैंने जो हमारा सिलेबस है एग्रीकल्चर का तो उसको हमने नंबरिंग की हुई है सो दैट इट बिकम्स ईजी। तो अगर आपको ये वाला सिलेबस चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देख सकते हैं, वहाँ पे आपको ये सिलेबस मिल जाएगा प्रिंटेबल फॉर्म में, ठीक है। तो उसके बाद क्या है सिंथेसिस सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल का सिंथेसिस बताना है आपको, फंक्शन स्ट्रक्चर बताना और फंक्शन बताना है, ठीक है। तो अब हमको क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है कि DNA और RNA के डिफरेंस बताओ, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि डिटेल स्ट्रक्चर बताओ DNA का डायग्राम के साथ, वो भी वाटसन एंड क्रिक वाला, ठीक है। और कंपोनेंट बताओ, अलग अलग कंपोनेंट जो होते हैं DNA और RNA के वो बताओ, वो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या क्वेश्चन आया हुआ है कि DNA को हम जेनेटिक मटेरियल क्यों कहते हैं और इसकी कंट्रीब्यूशन क्या है ट्रेड्स को डेवलप करने में, ठीक है। कैरेक्टर्स और ट्रेड्स को डेवलप करने में जो DNA की क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। उसके बाद है जीन्स, मतलब हाउ क्लासिकल और मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन जो है वो एक दूसरे से डिफर करते हैं, ठीक है। अभी तक ये सिर्फ यही क्वेश्चन आया हुआ है इस वाले पार्ट से, 62 वाले पार्ट से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नोट्स नंबर 63 जो है हमारे पास वो क्या है, लॉ ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। लॉ ऑफ हेरिडिटी को हमने क्या किया है, इसको डिवाइड किया 2 पार्ट में, मेंडेलियन और नॉन मेंडेलियन। तो इसमें क्या क्वेश्चन आ चुके हैं, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट, जो मेंडन के लॉज है तो उसमें क्वेश्चन आ चुके हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इनका फेवरेट है, इनहेरिटेंस ऑफ द जीन, और इसको मतलब मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के साथ यूज़ करके इसको डिस्क्राइब करो। ये कितनी बार आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, ये 2021 में आया हुआ है और 16 में आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद लॉ ऑफ हेरिडिटी, अगेन उसी तरीके का क्वेश्चन, लॉ ऑफ हेरिडिटी और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वही ये वाला क्वेश्चन वापस से आया हुआ है, मतलब इसके साथ मिलके है, मतलब व्हाट इज़ लॉ ऑफ हेरिडिटी एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विद एग्जांपल्स, ठीक है। तो 2019 में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, और लॉ ऑफ हेरिडिटी 15 में और 16 में, मतलब बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है। उसके बाद मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस विद एग्जांपल, ठीक है, वही क्वेश्चन, ठीक है। तो कितनी बार आ चुका है, 1 2 3 4 बार, जितनी बार आप गिन सकते हो उतनी बार, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं मेंडेलियन पे। उसके बाद नॉन मेंडेलियन पे अगर हम देखें तो डिफरेंस बिटवीन एपिस्टेसिस और डोमिनेंस जीन इंटरेक्शन, ये वाला क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, 2022 में IFS में आया हुआ है और 2017 में ये CSC में आया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब है हमारे पास स्ट्रक्चर क्रोमोजोम का, ठीक है, क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर और क्रोमोजोम की एब्रेशन। अभी हमने साथ में किसके साथ करना है, 62 नोट्स नंबर 62 जो है उसमें है क्रोमोजोमल एब्रेशन, ठीक है। एक सेकंड वापस से सिलेबस देखते हैं, ठीक है। तो ये है इसको हम करेंगे क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर, क्रोमोजोम के एब्रेशन, ये है नोट्स नंबर 64। और इसके बाद नोट्स नंबर 66 जो है वो पॉलीप्लॉइडी, यूप्लॉइडी और एनीप्लॉइडी, ठीक है, जो कि क्रोमोजोमल एब्रेशंस होती, इसलिए हमने इसको क्लब करके पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या क्वेश्चन आ चुके हैं, इसमें क्वेश्चन आ चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल क्रोमोजोम बताओ, मतलब प्लांट के जो क्रोमोजोम है उसका स्ट्रक्चर बताओ और उसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है, ठीक है, मतलब जेनेटिक डाइवर्सिटी में कैसे हेल्प करता है। उसके बाद क्रोमोजोम, ये डेफिनेशन आती है जो कि मतलब शॉर्ट में कभी क्वेश्चन आते हैं कि ये शॉर्ट नोट लिखो इस पे, तो ये उस पर ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, क्रोमोजोम के नंबर्स पे लिखो व्हाट इज़ क्रोमोजोम, मतलब शॉर्ट नोट। उसके बाद केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं इसके, किससे बना हुआ है, ठीक है, क्रोमोमेयर और वाई क्रोमोजोम के पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोजोम बताओ, लैम्ब्रेश क्रोमोजोम और बी टाइप क्रोमोजोम, ये क्वेश्चन आ चुका है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हमने क्या किया, क्रोमोसोम के एब्रेशंस। क्रोमोसोम के एब्रेशन डायरेक्ट पूछी हुई है, +1 मतलब 3 बार पूछी हुई है कि व्हाट आर क्रोमोसोमल एब्रेशंस। ठीक है, तो आपको ये बिफोर हैंड ये भी रेडी करके रखना होता है कि मतलब क्रोमोसोम की एब्रेशन, इसकी डेफिनेशन भी। उसके बाद हम देखेंगे कि टाइप्स पे क्वेश्चन आया हुआ डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट इन द सेंस +1 का मतलब है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल एब्रेशन। ठीक है, वो 3 बार आ चुका है, एक बार 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद अगर हम इसके अंदर जाएँ, मतलब अगर हम इसको और डेप्थ में देखें तो स्ट्रक्चरल एब्रेशन पे क्वेश्चन आया हुआ है। स्ट्रक्चरल एब्रेशन पे क्या क्वेश्चन आया हुआ है कि जेनेटिक सिग्निफिकेंस क्या है स्ट्रक्चरल एब्रेशंस की। ठीक है, उसके बाद इस पे क्या क्वेश्चन आया हुआ है कि स्ट्रक्चरल एब्रेशन बताओ इन्वर्जन टाइप। ठीक है, कौन सा वाला, इन्वर्जन टाइप ऑफ सेक्शुअल स्ट्रक्चरल एब्रेशन बताओ, वो भी 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और उसके बाद डायग्राम्स के साथ और इसका इफेक्ट क्या होता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल एब्रेशंस, जो कि हमारा नोट नंबर 66 भी है, मतलब पॉलीपोलैरिटी वगैरह। इसमें सबसे पहले क्या क्वेश्चन आया हुआ है, टाइप्स ऑफ चेंजेस इन क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोमल नंबर्स में कौन कौन सी टाइप्स, मतलब वही टाइप्स आई हुई है। ठीक है, तो अब हम अगर इसको टाइप्स को अंदर एक्सप्लेन करें तो यूप्लॉइडी होती है, एनीप्लॉइडी होती है, जिसमें सिंगल, अब समझाने की क्या बात है, हम अभी सिर्फ देख रहे हैं PYQs। तो आपको पता ही होगा सिंगल जो क्रोमोसोम की वजह से जो भी एब्रेशन आती है वो एनीप्लॉइडी होती है, और यूप्लॉइडी होती है जिसमें एक पूरा का पूरा जीनोम सेट ही जाता है। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन पूछी हुई है। डेफिनेशन में भी क्या क्या चीज़ पूछी हुई है, डेफिनेशन में इसमें पूछी हुई व्हाट इज़ एनीप्लॉइडी क्या होता है। ठीक है, उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल और साइटोलॉजिकल फंक्शन क्या है एनीप्लॉइडी का। उसके बाद एप्लीकेशन क्या है क्रॉप इम्प्रूवमेंट में। ठीक है, जो भी आप जेनेटिक्स पढ़ोगे या आप प्लांट ब्रीडिंग पढ़ोगे तो उसमें ज़रूरी जो भी कॉन्सेप्ट है उसका, ये क्रॉप इम्प्रूवमेंट में उसकी क्या एप्लीकेशन है, रोल क्या है, ये ज़रूर बिफोर हैंड करके जाना। ठीक है, उसके बाद एनीप्लॉइडी क्या होती है, वो वीक होती है लेकिन यूज़फुल क्यों है प्लांट ब्रीडिंग में, ये भी एक मतलब क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद डिफरेंस बताओ एनीप्लॉइडी, यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी के बीच में, इनके बीच में अलग अलग डिफरेंस आ सकता है, एनीप्लॉइडी यूप्लॉइडी के बीच में, यूप्लॉइडी पॉलीप्लॉइडी के बीच में। ठीक है, उसके बाद यूप्लॉइड्स क्या होता है, मोनोप्लॉइड, डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड। ठीक है, ये इसकी टाइप से इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये जो वाइट में है ना, ये वाले PYQs आए हैं। ठीक है, ये मैंने इसका सब डिवीजन बनाई हुई है कि कैसे किस पे आए हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद अगर हम पॉलीप्लॉइडी पे जाएं तो पॉलीप्लॉइडी की टाइप्स, ऑटो पॉलीप्लॉइडी, ऑलो पॉलीप्लॉइडी, +1 का मतलब फिर से आया हुआ है। और इसका यूज़फुल क्या है, देखो मैं बता रहा था आपको, इसका यूज़ क्या है क्रॉप इम्प्रूवमेंट में। ठीक है, और इसकी एप्लीकेशन क्या है क्रॉप इम्प्रूवमेंट में, बात एक ही है। ठीक है, इसकी ओरी भी पूछी हुई है, इसकी भी पूछी हुई है। अगर हम ये जैसे मान लो PYQ आया हुआ है कि अगर ऑटो पॉलीप्लॉइडी है और पॉलीप्लॉइडी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है इसका, क्रॉप इम्प्रूवमेंट में क्या एप्लीकेशन है। अगर हम इसको ये करके जाते हैं, मान लो अगर प्लांट ब्रीडिंग ये आ जाता है, पॉलीप्लॉइडी की क्या वो है मतलब एप्लीकेशंस और इसका क्या रोल है, इसका क्या यूज़फुलनेस है क्रॉप इम्प्रूवमेंट में, तो हमने जो यहाँ पे किया था और यहाँ पे किया था वही हमको क्लब करके लिख देना है इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या है, डेफिनेशन इसकी पूछी हुई है 4 टाइम्स। ठीक है, डेफिनेशन और इसका कंसेप्ट जिसको हम कहेंगे, तो 4 टाइम्स अब तक ये क्वेश्चन आ चुके हैं लास्ट 10 ईयर्स में। उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन पूछी हुई है, इसकी वही टाइप्स और वेज पूछे हुए हैं। इसका एप्लीकेशन पूछा हुआ है 2 बार क्रॉप इम्प्रूवमेंट में अलग से। ये तो है ना पॉलीप्लॉइडी जो मतलब पूछा हुआ है, और ऑटो पॉलीप्लॉइडी के बारे में पूछा, उसकी एप्लीकेशन क्रॉप इम्प्रूवमेंट में और इसकी एप्लीकेशन क्रॉप इम्प्रूवमेंट में। ठीक है, लेकिन ये अलग से क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्ट, बताओ एप्लीकेशन ऑफ पॉलीप्लॉइडी, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था ऊपर कि एप्लीकेशन, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ पॉलीप्लॉइडी इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट, वो ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, सो आगे चलते हैं। So this is the notes number 65, that is the linkage, crossing over and their significance or their importance in recombinant breeding। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या क्वेश्चन आ चुके हैं, इसमें आया हुआ लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के बीच में डिफरेंस बताओ। और ये बोला है कि क्या मेंडल ने रिकॉग्नाइज़ किया था लॉ, ये फिनोमेना ऑफ लिंकेज, उसको पता था लिंकेज के बारे में। ठीक है, और दूसरा है कि लिंकेज क्या होता है, मतलब व्हाट इज़ लिंकेज, डेफिनेशन इसकी, व्हाट इज़ क्रॉसओवर क्या, और इसकी बताओ सिग्निफिकेंस। सिंपल, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हुए, अभी तक 3 ही क्वेश्चन आ चुके हैं, तो उसके हिसाब से हमको पता चलता है कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए उसका मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है इसकी रिकम्बिनेंट ब्रीडिंग में, जो कि बिल्कुल आपको वर्ड टू वर्ड सिलेबस की लाइन से उठा के दिया हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे 67। अब 67 में हम क्या देखेंगे, म्यूटेशन है, उसका रोल है क्रॉप इम्प्रूवमेंट में। जैसे मैंने आपको कहा कि जो भी हम जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग में जो भी कंसेप्ट पढ़ेंगे उसका हम ज़रूर रोल देखेंगे क्रॉप इम्प्रूवमेंट में, प्लांट ब्रीडिंग में। ठीक है,
तो सबसे पहले देखते हैं इसमें म्यूटेशन जैसे मैंने आपको कहा कि कॉन्सेप्ट और डेफिनेशंस इट हैज़ बीन आस्क्ड कितने बारी 1 2 3 4 5 टाइम्स ये पूछा हुआ है व्हाट इज़ म्यूटेशन और व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूटेशन, डिफाइन म्यूटेशन, इस तरह का। ठीक है, उसके बाद हमको क्या पूछा हुआ है, टाइप्स, म्यूटेशन की टाइप्स। ठीक है, म्यूटेशन की टाइप्स पूछी हुई है, दैट इज़ द क्लासिफिकेशन वी हैव बीन आस्क्ड। और उसके बाद क्या है, मैक्रो एंड माइक्रो म्यूटेशन पूछा हुआ है। ठीक है, ये इसकी टाइप्स ही होती है माइक्रो, और अलग से भी पूछा हुआ है व्हाट इज़ मैक्रो म्यूटेशन एंड व्हाट इज़ माइक्रो म्यूटेशन, और इसका रोल बताओ क्रॉप इंप्रूवमेंट में। उसके बाद इंड्यूस म्यूटेशन पूछी हुई है, कितने बार अलग से पूछा हुआ है, 3 बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, उसकी एप्लीकेशन बताओ, म्यूटेशन ब्रीडिंग की, म्यूटेशन ब्रीडिंग की एप्लीकेशन बताओ। ठीक है, अब म्यूटेशन ब्रीडिंग हम प्लांट ब्रीडिंग में भी पढ़ते हैं, तो म्यूटेशन ब्रीडिंग एक टाइप होती है। उसके बाद सिग्निफिकेंस बताओ इंड्यूस म्यूटेशन की, वही इंपॉर्टेंस बताओ या रोल बताओ इंड्यूस म्यूटेशन का, किसमें, प्लांट ब्रीडिंग में। ठीक है, उसके बाद इंड्यूस म्यूटेशन बताओ वैराइटल डेवलपमेंट में। ठीक है, अगर आपको जैसे मान लो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एप्लीकेशन ऑफ इंड्यूस म्यूटेशन इन प्लांट ब्रीडिंग, तो हम ये वाला लिख सकते हैं कि मतलब वैराइटल डेवलपमेंट में भी आता है, प्लांट ब्रीडिंग में भी आता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, इंड्यूस म्यूटेशन और वैराइटल डेवलपमेंट। अब आपको ना 2 एग्जांपल देनी, वीट की और जो इंडिया में रिलीज़ हुई इंड्यूस म्यूटेशन की। तो अब जैसे मैंने आपको कहा कि हम इसमें ना पहले एग्जांपल्स 2 याद करके रखते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोसीजर फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ इंड्यूस म्यूटेशन इन प्लांट ब्रीडिंग। अब इसमें प्रोसीजर पूछा हुआ है कि हम इंड्यूस म्यूटेशन को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं प्लांट ब्रीडिंग में। अब हम इससे क्या एनालाइज कर सकते हैं, इससे हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि म्यूटेशन में भी टाइप्स ऑफ म्यूटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है इंड्यूस म्यूटेशन। ठीक है, उसके इंड्यूस म्यूटेशन पे ही इतने क्वेश्चन आ चुके हैं ऑन द डिफरेंट डायमेंशन, जैसे कि मतलब इसका एप्लीकेशन, इसकी सिग्निफिकेंस, वैराइटल डेवलपमेंट में, प्लांट ब्रीडिंग में। ठीक है, उसका प्रोसीजर। ठीक है, तो उसके बाद म्यूटेशन ब्रीडिंग जो हम अलग से पढ़ते हैं या प्लांट ब्रीडिंग में भी पढ़ते हैं, तो हम उसको यहीं पे पढ़ लेंगे एक ही बारी। तो म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होता है, इसकी एप्लीकेशन पूछी हुई है और इसकी लिमिटेशन पूछी हुई है प्लांट ब्रीडिंग में, बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद ये एक क्वेश्चन आया हुआ है कि मॉलिक्यूलर बेसिस बताओ, मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है म्यूटेशन का। ठीक है, उसके बाद द रोल ऑफ द म्यूटेशन। अब जैसे ये वाला पार्ट है इसका सिलेबस का सेकंड वाला कि रोल बताओ इसका क्रॉप इंप्रूवमेंट में। अब जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि क्रॉप इंप्रूवमेंट में क्या होता है, उसके अलग अलग डायमेंशंस क्या है। ठीक है, जैसे मान लो कि रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप करना, तो रोल ऑफ म्यूटेशन इन डेवलपमेंट ऑफ द रेजिस्टेंट वैरायटी। अब द रेजिस्टेंट वैरायटी इज ऑल्सो काइंड ऑफ मतलब डूइंग क्रॉप इंप्रूवमेंट, या क्रॉप इंप्रूवमेंट करना ही एक मतलब रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप करना है। ठीक है, तो सीधा सिंपल आया हुआ है कि क्रॉप इंप्रूवमेंट में, आप क्रॉप इंप्रूवमेंट में आप ये वाला भी लिख सकते हो उसमें कि एक रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप करें हम। उसके बाद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है म्यूटेशन की, किस में पूछी हुई है, वीट, बार्ले और राइस में। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू कैन एनालाइज, और इससे ही मतलब आप यूज़ कर सकते हैं PYQs को अपने प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, अब कुछ ओल्ड क्वेश्चंस जैसे मान लो 2011 से पीछे तक जो भी हमने क्वेश्चन देखे हैं, उसमें क्या है, साइटोप्लाज्मिक म्यूटेशन पूछी हुई है। साइटोप्लाज्मिक म्यूटेशन क्या होती है, उसका रोल क्या है क्रॉप इंप्रूवमेंट में। ठीक है, माइक्रो म्यूटेशन आया हुआ है, और मेथड्स बताओ कि हम माइक्रो म्यूटेशन को कैसे डिटेक्ट करते हैं, और इसका एप्लीकेशन बताओ क्रॉप इंप्रूवमेंट में। उसके बाद बताओ म्यूटेशन कैसे वेरिएबिलिटी लाता है इवोल्यूशन के लिए। ठीक है, ये तो हमको पता ही होता है जब हम बेसिक म्यूटेशन पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, दिस वाज नोट्स नंबर 67। अब हम देखेंगे 68। अब देखो यहाँ क्वेश्चन को देख के पता चलता है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से, हेरिटेबिलिटी, स्टरलिटी और इनकम्पैटिबिलिटी से पूछा गया हुआ। ठीक है, सबसे पहले सिलेबस को समझते हैं। इसमें टॉपिक है हेरिटेबिलिटी, स्टरलिटी, इनकम्पैटिबिलिटी। अब ये 3 टॉपिक हैं या 3 कॉन्सेप्ट हैं, इन तीनों की क्लासिफिकेशन, इन तीनों की एप्लीकेशन क्रॉप इंप्रूवमेंट में। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ोगे उसका एप्लीकेशन प्लांट ब्रीडिंग, क्रॉप इंप्रूवमेंट, वैराइटल डेवलपमेंट में हमको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्टरलिटी से। अब देखो मैंने कहा आपको कि स्टरलिटी या जो भी 3 कॉन्सेप्ट है इसकी क्लासिफिकेशन और एप्लीकेशन। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन। अब डेफिनेशन जो है वो 3 बार पूछ चुके हैं। ठीक है, व्हाट इज स्टरलिटी। ठीक है, उसके बाद क्या पूछ चुके हैं, क्लासिफिकेशन और एप्लीकेशन। तो ये पार्ट है एप्लीकेशन का और ये पार्ट है क्लासिफिकेशन का। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन मतलब टाइप्स ऑफ मेल स्टरलिटी। तो स्टरलिटी कितनी बारी पूछा हुआ है, मतलब टाइप्स ऑफ मेल स्टरलिटी कितनी बारी पूछा हुआ है, 1 2 3 4 3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। और उसको भी अगर आप ऐड करो कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेल स्टरलिटी फाउंड इन प्लांट्स, तो 2 बार और क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये मतलब यही क्वेश्चन 5 बार ही रिपीट हुआ है। ठीक है, वो भी 10 साल में, 2012 से लेकर 2022 में 2 तक। समझ में है। ठीक है, दिस वाज स्टरलिटी, मतलब स्टरलिटी पूछा हुआ है 1 2 3 बार। अगर स्टरलिटी को मतलब टाइप्स ऑफ मेल स्टरलिटी को ऐड करके फाउंड इन प्लांट्स वर्ड जो है एक ही बात है, चाहे आप ये लिखो ये लिखो, बात एक ही। फाउंड इन प्लांट उसको 2 बार और ऐड
किया हुआ है। उसके बाद केमिकल इंड्यूस मेल स्टेरिलिटी जो होती है, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टाइप्स, ठीक है। जब हम टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें एक ये टाइप भी पढ़ेंगे, तो इनने डायरेक्ट वो टाइप पूछी हुई है कि केमिकल इंड्यूस। अब देखो यहाँ से हमको पता चलता है कि केमिकल इंड्यूस 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, ऑल्दो कि 2 बार IFS में आया, 1 बार CSC में आया हुआ, बट इसका इंपॉर्टेंस पता चलता है हमको, ठीक है। केमिकल इंड्यूस मेल स्टेरिलिटी, ये 3। उसके बाद डिफरेंस बताओ साइटोप्लाज्मिक और साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, ठीक है। अब कुछ दूसरे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन जो कि इस पे आए हुए हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे हमको आता है, गिवन दैट कि आपको सीड दिया होगा मेल स्टेराइल नेचर का, ठीक है, कॉर्न का, तो आपको बताना है कि हम कैसे बता सकते हैं कि स्टेरिलिटी जो है वो जेनेटिक स्टेरिलिटी है कि साइटोप्लाज्मिक स्टेरिलिटी है, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट बेस्ड होता है क्वेश्चन, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें कि एप्लीकेशन क्रॉप इंप्रूवमेंट, जैसे क्रॉप इंप्रूवमेंट में और हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट, तो वही है, ठीक है। सबसे पहले स्टेरिलिटी सिस्टम इन क्रॉप इंप्रूवमेंट, सिंपल आपसे पूछा हुआ है। उसके बाद रोल बताओ मेल स्टेरिलिटी के हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में, अब ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन ना, इसको हम वहाँ पे भी पढ़ेंगे, जब हम सीड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हमको हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करना है, तो उसमें भी हम देखेंगे कि मेल स्टेरिलिटी का कैसे रोल होता है, और वो भी किस में पूछा हुआ है, वेजिटेबल्स में विद एग्जांपल्स, ठीक है। देन वी हैव दिस क्रॉप इंप्रूवमेंट। अब हम क्रॉप इंप्रूवमेंट सीधा ही कर लेंगे एक ही बारी, क्रॉप इंप्रूवमेंट में क्या होता है उसके अलग अलग डायमेंशन विद एग्जांपल्स, ठीक है। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कर लेंगे। उसके बाद रोल ऑफ साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, एक बार 2020 में जो कि IFS में आ चुका है, उसके बाद 2014 में। अब वही डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेरिलिटी बताओ कि जो हेल्प करता है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में, ये कितनी बार आया है, सेम क्वेश्चन 2018 में और 2016 में आया हुआ है। केमिकली इंड्यूस मेल स्टेरिलिटी बताओ और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है क्रॉप इंप्रूवमेंट में और सीड प्रोडक्शन में। सीड प्रोडक्शन बोले या हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, समझ में। उसके बाद लिमिटेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, मतलब साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी की क्या लिमिटेशन है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में, ठीक है। दिस वाज अबाउट द स्टेरिलिटी। अब हम देखेंगे इनकम्पैटिबिलिटी। अब वही मैंने कहा कि इनकम्पैटिबिलिटी की क्लासिफिकेशन और उसका एप्लीकेशन या उसका रोल क्रॉप इंप्रूवमेंट में, ठीक है। ये है हमारे पास सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब इसका कॉन्सेप्ट और इसकी डेफिनेशन 2 बार पूछी जा चुकी है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स, वही टाइप्स ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ये 4 बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इससे हमको पता चलता है कि कौन से टॉपिक में क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब इनकम्पैटिबिलिटी होती है तो उसको हम ओवरकेम कैसे करते हैं, मतलब कैसे ब्रेक करते हैं इनकम्पैटिबिलिटी को, तो वो है वेज और वी कैन से द मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। अब इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्यों होती है, ठीक है। तो 2 बार ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद अब जैसे कि डिफरेंस बताओ हमारे पास किसका, इनकम्पैटिबिलिटी और स्टेरिलिटी के बीच में, जो अभी हमने पीछे देखा स्टेरिलिटी और इनकम्पैटिबिलिटी के बीच में डिफरेंस पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद वही अब रोल वाली बात आ गई, रोल ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, और इसकी रेलिवेंस क्या है, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है किसमें, प्लांट ब्रीडिंग में, ठीक है, विद एग्जाम्पल्स। अब देखो ये वाला क्वेश्चन 5 बार आ चुका है, समझ रहे हो। तो PYQ का यही फ़ायदा होता है कि आपको पता चलता है कि कौन सा टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यही क्वेश्चन जब 5 बार आ चुका है तो अगर हमको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है ये वाला, और इसके बाद इसकी आगे इनसाइट्स देख के हमको देखना है कि इसके ऊपर और क्या क्वेश्चन अलग अलग डायमेंशन में पूछे जा सकते हैं। तो होपफुली हम उसको जो एनालिसिस, मतलब जो इनसाइड वाला पोर्शन है वो आगे कभी वीडियोस में हम बात करें उसके बारे में, ठीक है। अब लास्ट वाला पोर्शन है हमारे पास, सॉरी दिस फर्स्ट वन वाज द हेरिटेबिलिटी, कोई बात नहीं। तो हेरिटेबिलिटी का अब हम देखेंगे, हेरिटेबिलिटी में क्या ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं इसमें क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसकी डेफिनेशन पूछी हुई, टाइप्स ऑफ हेरिटेबिलिटी पूछी हुई है, उसकी सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस क्या है हेरिटेबिलिटी की, ठीक है। उसके बाद मेजर कैसे करते हैं हम हेरिटेबिलिटी को, इसमें ब्रॉड सेंस और नैरो सेंस क्या होती है, ठीक है, और मतलब हेरिटेबिलिटी को मेजर कैसे कर सकते हैं और इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं हम सिलेक्शन पर्पज़ के लिए, और हम कैलकुलेट कैसे करते हैं हेरिटेबिलिटी को, ठीक है, अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो दिस वाज नोट्स नंबर 68। नाउ वी विल सी द नोट्स नंबर 69, सबसे लास्ट वाला पोर्शन। अब देखो इसमें क्या है, इसमें अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले इसमें साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस एक टॉपिक ये है, दूसरा टॉपिक ये है कि सेक्स लिंक्ड, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड और सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स। तो ये एक तरीके के 3 टॉपिक हैं जो कि साथ में पढ़ने हैं हमको। उसके बाद ये है अलग से, मतलब साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो अब अगर हम इसमें देखें तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पे क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, एक बार आ चुका है, ठीक है। उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ और इसके सेलियंट फीचर बताओ, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के क्या सेलियंट फीचर, 2011 में आ चुका है, 2013 में आ चुका है, ठीक है। तो ये बहुत पहले क्वेश्चन आ चुके हैं इस पर, तो लेकिन फिर भी आ सकते हैं क्योंकि सिंपल जो लाइन दी हुई है उस पर क्वेश्चन नहीं आने हैं, ठीक है।
उसके बाद सेक्स लिंकेज क्या होता है, ये एक अलग से क्वेश्चन आ चुका है इस पर। अब हम देखेंगे कि इसका जो ये वाला पोर्शन है, ये 3 टॉपिक्स हैं, इसमें क्या आता है, इसमें हमेशा हमारे पास डिफरेंस पूछते हैं। तो अब हमको क्या करना है, वी हैव टू प्रिपेयर बिफोर हैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज। अब इसमें क्या किस किस के बीच में डिफरेंस पूछे जा सकता है, जैसे कि सेक्स लिमिटेड, सेक्स लिंक्ड और सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स के बीच में डिफरेंस पूछ सकते हैं, या सेक्स इन्फ्लुएंस्ड और सेक्स लिमिटेड के बीच में, या सेक्स इन्फ्लुएंस्ड और सेक्स लिमिटेड, ठीक है, तो या सेक्स इन्फ्लुएंस और सेक्स लिंक के बीच में, ठीक है। तो ये 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, ये वाले क्वेश्चन। कौन सा, ये वाला सेकंड वाला, ठीक है। तो हमको पता चलता है कौन सा कितना इंपॉर्टेंट, तो हमको ये याद करके ही जाना ज़रूर है, ठीक है। देन वी हैव दिस सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस एंड मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बीच में डिफरेंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एनालिसिस ऑफ जेनेटिक्स। तो ये हमारी सीरीज़ का पहला पार्ट है। होपफुली वी विल बी कंटिन्यूइंग दिस सीरीज़, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।